ऐसे सब लोग नमस्कार। स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आज से और सब्जेक्ट का नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आप सब लोग इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। अभी हमारे पास में एक आने वाला एग्जाम नॉरसेट, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मन में कंफ्यूजन है इतने कम समय में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है, कहाँ से सवाल आते हैं ज़्यादा और इतना बड़ा सिलेबस से हम कैसे कवर करें। उसी की मदद के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए कम्युनिटी में से कुछ की पॉइंट्स बूस्टर के रूप में। हमारी कोशिश होगी कि वैसे तो अगर हम कम्युनिटी को नॉर्मल क्लासेस की बात करें तो हम करीब 60 से 70 घंटे में पढ़ पाते हैं, बड़ा सिलेबस है और आजकल एग्जाम में बहुत सारे सवाल भी यहाँ से आते हैं। एम्स का अगर एग्जाम आप देखोगे एटलीस्ट आपको 10 क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं, कम से कम इस सब्जेक्ट में से देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, एग्जाम नजदीक है, इसको लेकर इसे देखते हुए हमारा जो टारगेट होगा कि हम एटलीस्ट 60 से 70% से ज्यादा सिलेबस को कवर कर सकें कम से कम समय में। इसके लिए हम आपकी 3 से 4 घंटे की क्लासेस आपकी होंगी। इस क्लासेस में मैं टोटल 340 पॉइंट 340 पॉइंट्स ऐसे हैं इस कम्युनिटी में से, वो आपसे डिस्कस करूंगा। और अगर आपने इन टॉपिकों को पूर्ण ध्यान से पढ़ा, इतना विश्वास रखना कि मैं आपको आने वाले नॉरसेट के एग्जाम में से 80% क्वेश्चन कम्युनिटी के से आपको इसमें से जरूर मिलेंगे। आप आराम से इसे समझने का प्रयास करें और क्वेश्चंस को याद रखें। क्लियर? स्टार्ट करते हैं पहले से, फर्स्ट क्वेश्चन से। की पॉइंट्स के हिसाब से आप देखते रहिएगा। फर्स्ट की पॉइंट आपका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल आर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं केवल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं यहां पर। पहला क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन पूछेंगे हेल्थ की डेफिनेशन बोलिए। आप में से बहुत सारे जो मित्र होंगे उन्होंने डेफिनेशन पढ़ी होगी और उसमें वो फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन को ऐड करते हैं। लेकिन मित्रों, आपको एक बात याद रखनी है, अगर WHO के हिसाब से कभी डेफिनेशन पहुंची जाती है, एग्जाम में 3 से 4 बार सवाल आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू द WHO हेल्थ की डेफिनेशन में कौन कौन से डायमेंशन ऐड हैं, आपको केवल 3 ही डायमेंशन बोलने हैं, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन और सोशल डायमेंशन। याद रखिए, केवल 3 ही डायमेंशन आपको बोलने हैं, बाकी डायमेंशन आपको नहीं बताने। क्लियर? यानी कि केवल 3 डायमेंशन ऐसे हैं जो ऐड होंगे हेल्थ की डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू द WHO, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। क्लियर? पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द WHO हेल्थ की डेफिनेशन में कौन कौन से डायमेंशन ऐड हैं? 3 डायमेंशन, फिजिकल, मेंटल और सोशल। स्पिरिचुअल का नाम नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 2, क्लीन ब्लड ऑफ HIV पर्सन बाई 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि अगर एक HIV व्यक्ति का ब्लड गिर गया, आपको उसे किससे साफ करना है? उस सॉल्यूशन का नाम है, तो आपको लिखना है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। यहीं पर अगर क्वेश्चन मिले कि मरकरी थर्मामीटर में होती है आपके पास में, आप टेम्परेचर लेते हैं तो आपके टेम्परेचर के दौरान थर्मामीटर में वो आप मरकरी देखने को मिलेगी। आप जब BP इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पेग्मोमैनोमीटर, इसमें मरकरी होती है। अगर वो ब्रोक हो जाए, टूट जाए, ब्रोकन होने से अगर मरकरी गिर गई तो उस मरकरी को भी किससे साफ करते हैं? तो यही सॉल्यूशन काम में लेते हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। लेकिन वहां पर विथ मॉपिंग करते हैं, पोछा लगाकर साफ किया जाता है। एक सवाल और आता है, मरकरी को क्या करना चाहिए? मतलब ब्रोकन हो गई, मरकरी नीचे है, उसको क्या करना चाहिए? तो उसे कलेक्ट करके रीयूज करते हैं, पुनः वापस काम में लिया जाता है। क्लियर? अगर केवल डायरेक्टली ब्लड पूछे, HIV का नाम नहीं ले, अगर ब्लड डायरेक्टली गिरा हुआ है तो उसको किससे साफ करना है? तो वहां पर आपको नाम लेना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम लेना है। क्लियर? उससे हम उसको क्लीन करते हैं। तो HIV वाला बहुत बार एग्जाम में आता है, HIV व्यक्ति का ब्लड को किससे क्लीन करना है? 1 नॉन एज सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 1% से। नेक्स्ट, बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज इंसिनरेशन। अलग अलग तरीके होते हैं, डंपिंग मेथड होता है, डीप बुरियल मेथड होता है। तो हॉस्पिटल में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है डिस्पोज करने का वेस्ट का? आंसर यहाँ है इंसिनरेशन।
क्या होगा? इंसिनरेशन। तीनों पॉइंट क्लियर हुए? तीन क्वेश्चन है एग्जाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनाटॉमिकल वेस्ट, यह आपके बायोमेडिकल वेस्ट में से है। एनाटॉमिकल वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट। इसमें प्लेसेंटा पर बहुत बार सवाल आता है। ह्यूमन प्लेसेंटा को कौन से कलर कोड में डिस्पोज करते हैं? ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ये वाला क्वेश्चन, येलो वाले बैग में हम डिस्पोज करते हैं। कौन से वाले बैग में? येलो वाले बैग में हम इसे डिस्पोज कर देते हैं। तो आपको याद रखना है, येलो वाले बैग में इसे डिस्पोज किया जाता है। अगर प्लेसेंटा का नाम लेवे तो आप ध्यान रखें कि येलो वाले बैग में हम उसे डिस्पोज कर देते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप देखिएगा सॉइल्ड वेस्ट। सॉइल्ड में जितने भी आपके बेडशीट वगैरह है, लिनन है, पिलो कवर है, जो हम बेड साइड के ऊपर जो हम काम में लेते हैं उनको हम बोलते हैं सॉइल्ड वेस्ट। सॉलिड नहीं, सॉइल्ड वेस्ट। क्लियर? उसके अलावा रेजिडुअल एंड डिस्कार्डेड ब्लड बैग्स, जो आप ब्लड काम में ले रहे हैं उसमें कुछ अगर ब्लड जो बैग है उस ब्लड बैग में कुछ बाकी रह गया, या तो आपका ऐसा है जो कुछ बचा हुआ है या डिस्कार्ड हो गया, मतलब एक्सपायर्ड हो गया, उसे भी कहां डिस्पोज करना है? येलो वाले में, मतलब ब्लड कंटेंट उसमें है तो। उसके अलावा साइटोटॉक्सिक वेस्ट, याद रखना है, एक बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। साइटोटॉक्सिक वेस्ट भी येलो बैग में ही डिस्पोज होती है। मैं आपको ये न्यू गाइडलाइन की अकॉर्डिंग बता रहा हूं जो हम डिस्पोज करते हैं। क्लियर? इसके अलावा ऑल आइटम्स कंटामिनेटेड ब्लड डिस्कार्डेड, वे सारे आइटम जहां ब्लड लगा हुआ है या ब्लड से कंटामिनेटेड है, उन सबको आपको किसमें डिस्पोज करना है बेटा जी? येलो वाले बैग में। तो याद रखें, जो मैंने सारे आइटम आपके सामने रखे हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट, चाहे वो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो, चाहे वो एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो, चाहे वो रेजिड्यूअल या डिस्कार्डेड ब्लड के बैग्स हो, एक्सपायर्ड या डिस्कार्डेड मेडिसिन हो, साइटोटॉक्सिक वेस्ट हो, कंटामिनेटेड आइटम्स जो भी ब्लड से हैं, उन सबको हम येलो वाले बैग में डिस्पोज कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन आपका पॉइंट नंबर 5, नीडल्स। शार्प इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। नीडल, स्कैल्पल, ब्लेड्स एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट डिस्कार्डेड इन व्हाइट बैग। इसको किसमें डिस्पोज करना है? व्हाइट वाले बैग में, यानी व्हाइट कलर कोड वाला जो बैग होता है उसमें हम शार्प इंस्ट्रूमेंट को व्हाइट वाले बैग में डिस्पोज कर देते हैं। अब शार्प में भी दो हो गए हैं आजकल। आजकल व्हाइट वाला और ब्लू वाला दोनों शार्प के लिए काम में लेते हैं, लेकिन ये जो व्हाइट वाला है ये आपकी मेटल आइटम के लिए काम आ रहा है। नीडल्स, स्कैल्पल, ब्लेड्स, शार्प, यानी कि जो भी आपके मेटल के इंस्ट्रूमेंट है वो व्हाइट वाले में हम डिस्पोज कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट नंबर 6, ग्लास आइटम्स। ग्लास आइटम्स मतलब जैसे आप जो भी ग्लास के आइटम्स काम में लेते हैं, एम्पूल है, आपका वायल है, ये सब। मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स, जो बॉडी में हम मेटालिक इम्प्लांट्स करते हैं, ये सारे कौन से कलर कोड में डिस्पोज होते हैं? ब्लू कलर कोड में डिस्पोज करे जाते हैं। आपको ऐसे याद रखने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि दोनों चीजें देखो, आपका चाहे वो शार्प वेस्ट, चाहे वो मेटल का हो, चाहे वो ग्लास का हो, दोनों को हम दो कलर कोड में डाल रहे हैं। एक को ब्लू में डालते हैं, एक को व्हाइट में डाल रहे हैं। अब दोनों में कंफ्यूजन होगा, या दोनों शार्प में डालते हैं। तो याद रखना है, एक तरीका हम बता रहे हैं इसी चीज के लेकर। जैसे ब्लू, क्लियर? एक गाना आता है, ब्लू है पानी पानी, आपने सुना होगा, ब्लू है पानी पानी। क्लियर? ब्लू है पानी पानी, पानी पानी। एक ट्रिक याद रखें, ब्लू है पानी पानी, ये गाना आता है, ब्लू है पानी पानी। क्लियर? अब पानी जो है उसको किस में कलेक्ट करते हैं हम? ग्लास में। किसमें कलेक्ट करेंगे? ग्लास में। पानी को ग्लास में डालते हैं। तो याद रखना है कि ब्लू जो कलर कोड होता है वह ग्लास आइटम के लिए काम में लिया जाता है। कोड से आप याद रख सकते हैं, भूलोगे नहीं आप। ब्लू है पानी पानी, और पानी को किस में रखते हैं हम? ग्लास के अंदर। क्लियर? यानी कि ब्लू कलर जो कोड है वो ग्लास आइटमों के लिए काम में लिया जाता है। क्लियर? लास्ट, रबर आइटम जितने भी हैं हमारे, जितने भी रबर के आइटम हैं, जैसे ट्यूब हुई, सिरेंज विदाउट निडल, निडल नहीं होनी चाहिए, यूरिन बैग्स हुए, इनको डिस्कार्ड करते हैं रेड कलर कोड में। किसमें करते हैं? रेड कलर कोड में। इसे भी आप एक न्यूमोनिक से सबको, अब जो चारों रहते हैं उनको एक न्यूमोनिक से आप याद कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे आपका है पीला कलर, येलो। पीला का मतलब है पस। पस का मतलब हो गया जितना भी ब्लड से संबंधित चीजें हैं, जहां पर भी ब्लड आता है या ब्लड से संबंधित जितनी भी चीजें आती है वो किस में चली जाएंगी? पीले वाले में। पीला यानी पस। दूसरा, पीले के बाद में आता है आपका
व्हाइट, सफेद, सफेद, व्हाइट। सफेद वाले में आपको मेटल के शार्प डालने हैं। इसके शार्प डालने हैं, मेटल के शार्प डालने हैं। जो मेटल के शार्प है वो सारे इसमें चले जाएंगे सफेद वाले में। इसके अलावा आपका है ब्लू, तो ब्लू है पानी पानी। ब्लू के अंदर आपको डालना है ग्लास को, और आपका आर बराबर रबर, यानी आर आपका आता है रेड, तो रेड में डालना है रबर, आर बराबर रबर। तो याद निमोनिक से आप याद रखें, पीला यानी पश, सफेद यानी मेटल के शार्प, ब्लू यानी ग्लास, और रेड यानी रबर के आइटम्स। इसे हम इस प्रकार से डिस्पोज कर सकते हैं। ये न्यू मैथ आपका जो न्यू डिस्पोजल क्राइटेरिया उसके हिसाब से है। पहले हम जो करते थे बायोमेडिकल वेस्ट में, उसमें आपका इसी में ब्लैक कलर कोड भी काम में लेते हैं। आजकल नया कलर कोड ऐड हुआ है सफेद वाला इसमें, क्लियर। वो नॉन टॉक्सिक वेस्ट के लिए आप ब्लैक काम में लेते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 8, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट लाइक पेपर, न्यूज़पेपर है, रेपर्स ऑफ मेडिसिन, खाली कवर मेडिसिन के, और कवर ऑफ फ्रूट्स, केले का छिलका है, एप्पल का छिलके होते हैं कवर्स, वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां, डिस्कार्ड इन ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर के कोड में डिस्कार्ड करी जाती हैं। यानी कि ऐसी चीजें जो नॉन इन्फेक्शियस आती हैं उन सबको आप किस में डिस्पोज करोगे, ब्लैक वाले में। ये दिल्ली एम्स में पिछली बार भी पूछा गया था उसमें कि आपको जो आपके ऐसी चीजें जो नॉन इन्फेक्शियस होता है वो कहाँ डिस्पोज करते हैं, तो ब्लैक कलर कोड में। आपके सामने मैंने 5 कलर कोड बनाए हैं। येलो वाला हाईएस्ट कंटामिनेटेड होता है, ब्लड से संबंधित सभी चीजें इसमें डिस्पोज करी जाती हैं। जितने भी ब्लड से संबंधित चीजें वो सारी किसमें डिस्पोज हो जाएंगी, येलो वाले में। दूसरा हमने बताया आपको सफेद वाला, सफेद वाले में हम किसको डिस्पोज कर रहे हैं, मेटल के निडल्स हैं, स्कैल्पल्स हैं, यानी मेटल के साथ को हम डिस्पोज कर रहे हैं। ब्लू है पानी पानी, यानी ग्लास के आइटम सारे इसमें डिस्पोज हो रहे हैं। उसके अलावा सबसे अंत में नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट जितने भी होते हैं आपको वो कहाँ डिस्पोज कर रहे हो, आप ब्लैक वाले में डिस्पोज कर रहे हो। रबर के जितने भी आइटम है वो रेड वाले में डिस्पोज कर देते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा ऑटोक्लेव, ये बहुत बार सवाल आता है। ऑटोक्लेव का तापमान पूछा जाता है 121 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है ऑटोक्लेव का तापमान होता है 121 डिग्री सेल्सियस। समय है 30 से 60 मिनट का समय देते हैं। प्रेशर भी पूछते हैं 15 LBS यानी 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर प्रेशर, 15 LBS पर इंच स्क्वायर प्रेशर। इसी को अगर हम kg cm स्क्वायर में बोले तो बोलेंगे 1.06 kg cm स्क्वायर प्रेशर। इस प्रेशर से आप क्या कर सकते हैं, आपका ऑटोक्लेव का काम में ले सकते हैं टेम्परेचर, क्लियर। एक ऑटोक्लेव होता है, एक हॉट एयर ओवन आते हैं, दोनों चीजें आती हैं, फंडामेंटल में पढ़ोगे आप इन्हें, या माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा जाता है। ऑटोक्लेव जो होता है तो उसके लिए ये टेम्परेचर काम में लिया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट नंबर 10, फ्लोटिंग टिप्स। ये आपका आइसबर्ग फिनोमिना में से पॉइंट लिया गया है, आइसबर्ग फिनोमिना, फ्लोटिंग टिप्स ऑफ आइसबर्ग। जब बर्फ को पानी में डाल दिया जाता है तो उसका कुछ भाग नीचे तैरता रहता, ऊपर तैरता रहता है, और कुछ भाग नीचे डिप हो जाता है, क्लियर। जैसे आप ये मानो ये हमारे पास एक पोट है और हमने इसमें बर्फ को डाल दिया, ये पानी भर दिया और फिर इसे अंदर हमने एक आइस डाल दी। तो अब आप देखोगे कि आइस ऐसे रहेगी, कुछ भाग ऊपर तैरता रहेगा, क्लियर, और कुछ भाग नीचे चला जाता है। अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसा लगेगा इसका अधिकांश भाग तो नीचे रहता है और थोड़ा सा भाग ऊपर चला जाता है, बहुत थोड़ा सा भाग ऊपर होगा, बाकी आइस का अधिकतर भाग नीचे होता है, इस प्रकार से, क्लियर। तो इसे आइसबर्ग फिनोमिना के नाम से जानते हैं। ये कहना चाहता है कि आइसबर्ग फिनोमिना में जो ऊपर वाला भाग है, फ्लोटिंग टिप ये है, ये फ्लोटिंग है क्योंकि ऊपर तैर रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं फ्लोटिंग टिप, और इसे बोलेंगे मर्ज्ड पोर्शन, मर्ज्ड यानी डूबा हुआ पोर्शन, क्लियर। ये क्या बताना चाहता है, ये लगभग 10% भाग होता है और ये 90% भाग होता है नीचे वाला किसी भी बीमारी का। मतलब अगर हम हमारी कंट्री में बात करें, भारतवर्ष में, तो ये कहना चाहता है कि आपकी कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है।
यानी उन बीमारियों के केवल 10% केस हमारे पास पहुंच पाते हैं, हमें पता लग पाते हैं। 90% केस तो एसिम्टोमेटिक हैं, हिडन हैं, जिनका हमें पता ही नहीं है, डायग्नोस ही नहीं हुए। यह आइसबर्ग फिनोमिना है। तो आइसबर्ग फिनोमिना में क्वेश्चन आता है कि बताओ फ्लोटिंग टिप क्या दिखाती है। यानी फ्लोटिंग टिप ये बताएगी, इंडिकेट करता है क्लिनिकल केसेस को जिनका पता लगा है, डायग्नोस केसेस जिनके लक्षण हमें पता है, या सिम्टोमेटिक यानी वे केस जिनके लक्षण तुम्हें पता लग गए, जिन बीमारियों, जिन लोगों के बारे में तुम्हें पता लग गया, वो किस में चले जाएंगे, फ्लोटिंग टिप के अंदर। क्लियर। डूबा हुआ हिस्सा क्या दिखाएगा, सबमर्ज्ड पोर्शन इंडिकेट द लेटेंट। लेटेंट का मतलब जिनके लक्षण नहीं दिख रहे हैं। क्लियर। इन अपीयरेंट का मतलब है जो लक्षण शो नहीं कर रहे हैं। प्री सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक से पहले की अवस्था। अनडायग्नोस्ड केसेस जिनका डायग्नोस नहीं किया गया, या कैरियर का मतलब भी वे जो बीमारी को फैला तो सकते हैं लेकिन लक्षण नहीं दिखा रहे, उन्हें हम कैरियर कह देते हैं। जैसे हीमोफीलिया में महिलाएं कैरियर होती हैं, फीमेल्स, हीमोफीलिया के लक्षण नजर नहीं आते लेकिन वो कैरियर के रूप में काम करते हैं, डिजीज को स्प्रेड कर सकती हैं। तो दोनों चीजें समझ में आई। आइस का वह भाग जो ऊपर तैरता रहता है, इसका मतलब लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अपीयरेंट केसेस डायग्नोस्ड केसेस होते हैं। जो नीचे का भाग है, मर्ज्ड पोर्शन होता है, वह दिखाता है इनअपीरेंट केसेस, हिडन केसेस, प्री सिम्टोमेटिक केसेस या कैरियर केसेस को। और एक जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन। जो लाइन दोनों में डिफरेंशिएशन करती है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन। क्लियर। लाइन ऑफ डिमार्केशन, उसका नाम है लाइन ऑफ डिमार्केशन। लाइन ऑफ डिमार्केशन। क्लियर। ये लाइन कहलाती है लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन से ऊपर फ्लोटिंग टिप और लाइन ऑफ डिमार्केशन से नीचे सबमर्ज्ड पोर्शन होता है। पॉइंट नंबर 12 देखिएगा, इंक्यूबेशन का मतलब पूछ, ये बहुत बार आता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट टू द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी में प्रवेश करने से लेकर लक्षण दिखाने तक का समय क्या कहलाता है आपका, इंक्यूबेशन पीरियड। द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड। समझ में आई बात। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी में प्रवेश होने से लेकर लक्षण आने तक का समय इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में आपको पूछ सकते हैं कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से लेकर 14 दिन माना गया है, 14 डेज। इसीलिए 14 दिन के लिए हम आइसोलेशन करते हैं इसमें। यानी कि इसका जो लक्षण है, ऐसा हो सकता है कि आपको एक्सपोजर हुआ हो 14 दिन पहले और 14 दिन बाद में आपको लक्षण देखने को मिल रहे हो। यानी एंड हमारी बॉडी में वायरस प्रेजेंट है लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखा रहा, ये कितने दिन बाद दिखाएगा, उतने समय को हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, पॉइंट नंबर 13 क्या कहना चाहता है, डिक्रीज रिस्क फैक्टर। ये प्रिवेंशन वाले पॉइंट में से लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रिवेंशन, बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रिवेंशन में से। देखिएगा, डिक्रीज रिस्क फैक्टर, पहला पॉइंट तो ये सीधा पूछते हैं, बताओ अगर रिस्क फैक्टर को आप घटाना चाहते हो, दो चीजें होती है, कारक एक रिस्क फैक्टर। कारक एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिजीज होता है, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द टीबी, कारण है। लेकिन रिस्क फैक्टर का मतलब है संभावित कारण जो बीमारी को कर सकता है। जैसे स्मोकिंग एक संभावित कारण है, मे कोज द ट्यूबरक्लोसिस, आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो वास्तव में एग्जैक्ट कारण है। क्लियर। क्राउडेड प्लेसेस, डस्ट, ये सब उसके रिस्क फैक्टर आते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स जो हैं उन्हें घटाने के लिए कौन सा प्रिवेंशन किया जाता है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन किया जाता है। क्लियर दोस्तों, आजकल 4 प्रकार के प्रिवेंशन हो गए हैं। पुरानी पुस्तकों आप पढ़ोगे, पुरानी किताबें अगर आप पढ़ोगे, वहां 3 ही प्रकार के प्रिवेंशन हुआ करते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आजकल तो एक नया लेटेस्ट 5वां भी आने लगा है, जो आपका प्रिवेंशन आता है, उसमें हम ऐसी चीजों को ऐड करते हैं जहां पर मेडिकेशन जो आप यूज ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा यूज नहीं लेनी है, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट काम में लें, एक्स्ट्रा मेडिकेशन काम में नहीं लें, और एक वैलिडिटी ऑफ केयर, एक वैलिड केयर करें। इसे आपका नया लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जोड़ा गया है। लेकिन फिर भी अगर हम प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 4 बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्लियर। तो प्रीमोडियल जो पहला प्रिवेंशन है, क्या कहना चाहता है, डिक्रीज रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर को घटाना। दूसरा, इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन, इंडिविजुअल व्यक्ति को हेल्थ एजुकेशन देना।
इसमें आता है, मास एजुकेशन इसमें आता है। मास एजुकेशन, लार्ज लेवल पर एजुकेशन दे रहे हो, एक व्यक्ति को समझा रहे हो हेल्थ एजुकेशन में। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, देखो लाइफ स्टाइल को बदल देना, 2 पॉइंट है। लाइफ स्टाइल चेंज प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन प्रीमोडियल प्रिवेंशन में आता है, कम्स इन अ प्रीमोडियल प्रिवेंशन। आप इसे बिल्कुल आसानी से समझने का प्रयास करें। रिस्क फैक्टर को घटाना, कारण प्रेजेंट नहीं है, कोज प्रेजेंट नहीं है, केवल रिस्क फैक्टर को आप घटा रहे हैं, प्रीमोडियल प्रिवेंशन कहलाएगा। किसी व्यक्ति को आप समझा रहे हैं अच्छी आदतों के लिए, जैसे एक छोटा बच्चा है, मोस्टली प्रीमोडियल प्रिवेंशन छोटे बच्चों पर लागू होता है और क्रॉनिक डिजीज पे लागू होता है। जो बीमारियां हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं, जैसे हाइपरटेंशन। मैं बोलूं, बताओ हाइपरटेंशन का एग्जैक्ट कोज क्या है? आपको खुद को नहीं पता क्या है। कैंसर का एग्जैक्ट कोज क्या है? पता नहीं है। मैं डायबिटीज का एग्जैक्ट कोज क्या है? पता नहीं है। क्या है ये? लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे को बचपन में ही क्या सलाह देंगे, जब उसकी एज है 3 साल 4 साल, आप उसे सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, आप उसे क्या बोल रहे हैं, बेटा स्मोकिंग नहीं कर रही है, अगर स्मोकिंग किया तो तुझे लंग कैंसर हो जाएगा। यानी क्या उसने आज स्मोकिंग की है क्या? नहीं, उसे बैड हैबिट अडॉप्ट नहीं की उसने, आप उसे बुरी आदत चुनने से पहले समझा रहे हैं। क्लियर? यानी कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन वह प्रिवेंशन होता है जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति को अच्छी आदत चुनने के लिए प्रोत्साहित करना। उसने बुरी आदत नहीं चुनी अभी तक, गलत रास्ते पर नहीं गया, बिना गलत रास्ते पर गए उसे समझाओ कि वो अच्छे रास्ते पर जाए, यह प्रीमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है। जैसे आप छोटे बच्चे को बोल रहे हो, बेटा टीवी नहीं देखती, आंखें खराब हो जाती हैं, क्या उसकी आंख खराब हो गई आज? नहीं हुई। आप उसे पहले ही समझा रहे हैं कि वो इस आदत को ना चुने। इसका मतलब क्या है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन में हम वे हेल्थ एजुकेशन देते हैं जो व्यक्ति को डिस्करेज करते हैं अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए, मतलब उसे डिमोटिवेट करते हैं कि वो बुरी आदतों को तो नहीं अपनाए और अच्छी आदतों को अपनाए, और एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें। बच्चा डेली सुबह जल्दी उठना होता है, रात में लेट तक नहीं जगना होता है, मॉर्निंग वॉक करनी होती है, सुबह सुबह घूमना होता है, ज्यादा टीवी नहीं देखते हैं, ये सब कुछ आप सलाह दे रहे हैं आपकी आने वाली जिंदगी में बीमारियों से रक्षा करने के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल को बनाने के लिए। इसलिए बोलते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ये चेंज नहीं कर रहे हैं आप। एक व्यक्ति दारू पी रहा है और उसे बोलो दारू छोड़ दे, और दारू छोड़कर पुनः रास्ते पर आ जाइए, तो प्राइमरी प्रिवेंशन है। आप बिना दारू पिए बोलो उसको, दारू पी नहीं रहा उसे, आप पहले समझा रहे बेटा अल्कोहल पीना गलत है, लिवर सिरोसिस हो जाएगा, ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, और पी रहा है और छुड़वा रहे हो, ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। क्लियर? तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन, बहुत कंफ्यूजन करते हैं प्राइमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन में। यहां हेल्थ एजुकेशन एनकरेज करने के लिए देते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए हम यहाँ दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहाँ लिया गया है वो है रिस्क फैक्टर को घटाने वाला। क्लियर? रिस्क फैक्टर को घटाने आना है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। याद रखना है बेटा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन से। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन के सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे वे एग्जाम्पल है जो भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। जितने भी एग्जामों में सवाल आपसे पूछे गए हैं, मैंने सारे सवाल कमेंट से जोड़े हैं इसके अंदर। देखो, रिमूव पॉसिबिलिटीज ऑफ अ डिजीज अकरेंस, बीमारी होने की संभावनाओं को घटाना प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। दूसरा, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करना कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? हेल्थ प्रमोशन, इट इज अ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उसमें क्या क्या आता है हेल्थ प्रमोशन में, सुनिएगा। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, पर्यावरण को मॉडिफाई करना, पर्यावरण को बदल नहीं सकते आप। दिल्ली में आप रहते हो, आप बोलो कि दिल्ली का तो एनवायरमेंट बहुत बेकार एनवायरमेंट हो रखा है, इसमें सफोकेशन होता है, बहुत ज्यादा डस्टी माहौल है वहां पर, बहुत ज्यादा रेडिएशन है, क्या आप उसे बदल सकते हो क्या? या एनवायरमेंट को चेंज कर दे? नहीं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप प्लांट लगा सकते हैं वहां पर, इको फ्रेंडली सिस्टम डेवलप करवा सकते हैं, ऑड इवन नंबर करके गाड़ियां चलवा सकते हैं। ये क्या है? आप उस एनवायरमेंट को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, एनवायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? तो एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन में आता है कुछ सप्लीमेंट देना, जैसे विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन आप दे रहे हो, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां आप उसे दे रहे हो, आपका जो आयोडीन युक्त दवाइयां आप आयोडीन युक्त टैबलेट्स आप दे रहे हैं ताकि उसे गोइटर नहीं हो, ये न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन में आती हैं। क्लियर? सप्लीमेंट काम में ले रहे हैं हम। लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस, बेटा मैंने अभी बताया था लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना प्रीमोडियल प्रिवेंशन है, लाइफ स्टाइल को बदल देना। दारू पी रहा था, छुड़वा दिया तुमने, बदल दिया उसकी लाइफ स्टाइल को, यह कहलाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। बिहेवियरल चेंजेस करना, ये सब
प्राइमरी प्रिवेंशन का भाग है। और किस में आता है? हेल्थ प्रमोशन में। रिमूव द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिजीज अकरेंस, प्राइमरी प्रिवेंशन। हेल्थ प्रमोशन प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। उसके अलावा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, दूसरा पॉइंट यहाँ क्या है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या क्या आता है? जैसे इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, हर डिजीज के लिए अलग टीकाकरण होता है। टीबी के लिए लगाना है तो भाई बीसीजी लगानी पड़ेगी, उसे डीपीटी से काम नहीं चलेगा, तो निश्चित है स्पेसिफिक होता है इम्यूनाइजेशन। आइसोलेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक बात याद रखना, जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज में हम आइसोलेशन करते हैं यह प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होता है। कुछ लोग आपको ऐसे समझाएंगे कि बीमारी से पहले होता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन, और डिजीज के होने के बाद होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन। मैं भी यही बोलता हूं, यही होता है। बीमारी से पहले दो होते हैं, बीमारी के बाद में दो होते हैं। क्लियर? बीमारी होने से पहले प्रीमोडियल या प्राइमरी, बीमारी हो जाने के बाद में सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन आप में से कोई बंधु बोल सकता है, कोई मित्र बोल सकता है, सर बीमारी हो गई फिर आप उसे आइसोलेशन कर रहे हो, आप उसे कमरे में बंद कर दिए, बताओ ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? तो आपको बोलना है, आप बोलोगे सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया, बीमारी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसे प्राइमरी प्रिवेंशन में ऐड किया जाता है। क्यों? सुनो, फॉर एग्जाम्पल, बुरा मत मानना, मुझे कोरोना हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, बेकार बीमारी है, मानो मुझे कोरोना हो गया और मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, मुझे उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, मुझे कोई दवाई नहीं दी जा रही है, मुझे क्यों अंदर बंद किया है? तुम्हारी रक्षा करने के लिए कि अगर तुम मेरे संपर्क में आ गए तो बीमारी तुम्हें हो जाएगी। तो तुम्हारे लिए कौन सा प्रिवेंशन है? ये प्राइमरी हो गया ना, तुम्हें थोड़ी बीमारी होने दे रहा है। अगर मैं बाहर रहूंगा तो मेरी वजह से तुम्हें बीमारी हो जाएगी। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज के होने के बाद में अगर व्यक्ति को आइसोलेट किया जाता है तो यह प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। अगर उसे आइसोलेट करके तुम दवाई भी साथ में दे रहे हो, इसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हो, तो फिर आप बोलना ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। क्लियर? तो आइसोलेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। और सुनिएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बेरियर मेथड्स, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जितनी भी हम काम में लेते हैं ये सारे प्राइमरी प्रिवेंशन में आती हैं और ये भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का ही भाग है। पीपीई किट पहनना, इस समय मेरे नर्सिंग ऑफिसर बंधु जो भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूटों में काम कर रहे हैं सभी लोग पीपीई किट पहनते हैं। क्लियर? और परेशान भी हो रहे हैं, बहुत लंबे समय तक उन्हें पीपीई किट पहनना पड़ रहा है। ये जो पीपीई किट पहन रहे हो बैरियर ऑफ नर्सिंग का पार्ट है, ये भी किस में आता है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का ही भाग होता है। आप चाहे ग्लव्स पहने, चाहे मास्क पहने, चाहे गाउन पहने, इसको कॉल्ड है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उसके अलावा आइसोलेशन इन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये हो गया, शायद रिपीटेशन हो गया इसका। इसके अलावा क्वारंटाइन, आजकल ये नया ऐड किया गया है, क्वारंटाइन विदाउट ट्रीटमेंट, बिना ट्रीटमेंट के क्वारंटाइन करना, ये प्रकार से होम आइसोलेशन हो गया। प्रोफाइलैक्सिस, अगर कभी भी वर्ड मिले प्रोफाइलैक्सिस आप समझ जाना प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। ये नया पॉइंट, वियर सीट बेल्ट, अभी आया था एग्जाम में, सीट बेल्ट पहनना, वियर द सीट बेल्ट, कौन से लेवल के प्रिवेंशन में आता है? या सेफ्टी हेलमेट्स, हेलमेट पहनना, ये सब कौन से लेवल के प्रिवेंशन में आते हैं? प्राइमरी लेवल के प्रिवेंशन में आते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं कि ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सब प्राइमरी लेवल के प्रिवेंशन में आते हैं। और ये वे सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप ध्यान से देख लीजिए, ने वे सारे एग्जाम्पल हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। इतने एग्जाम्पलों में से आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर मिलता है एग्जाम में, बताओ कौन सा प्राइमरी है इनमें से, तो आप खत पकड़ लेना, तुरंत पकड़ लेना, ये प्राइमरी में आता है। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, ये सारे स्पेशली जो पॉइंट है, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, दो इंपॉर्टेंट याद रखें आप, एक ये वाला और एक ये वाला, हेल्थ प्रमोशन, दोनों आते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट में है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ये सब किस में आते हैं? आपके सेकेंडरी प्रिवेंशन में। स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, बीएससी की फुल फॉर्म है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टीएससी की टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, अर्ली डायग्नोसिस लाइक स्पूटम स्मीयर एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट लाइक एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी, एमडीटी, ये काम में लेते हैं लेप्रोसी के लिए, एग्जाम में सवाल आता है
एमडीटी किसके लिए काम में ले जाता है? इसमें डेप्सोन काम में लेते हैं, रिफाम्बिसिन काम में लेते हैं, ये काम में लेता है लेप्रोसी के लिए। क्लियर? डॉट्स टीबी के लिए काम में लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। ये जो ट्रीटमेंट्स आपके आते हैं ये सब किस में चले जाएंगे बेटा जी? सेकेंडरी प्रिवेंशन के भाग हैं। तो जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, ब्रेस्ट, ये एग्जाम के सवाल हैं, ये पॉइंट बहुत कंफ्यूज करते हैं बालकों को। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, एक महिला अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करती है, वो एक प्रकार से स्क्रीनिंग कर रही है, वो अपने ब्रेस्ट को असिस्ट करके ये जानना चाहती है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो रहा, संभावनाएं तो नहीं है, यानी वो आपका जो असेसमेंट है वो कर रही है। इसे हम बोलते हैं कम्स इन द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्लियर? इसके अलावा टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, वो डायग्नोस कर रही है, अपने डिजीज का पता लगाना चाहती है। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्टिकुलर कैंसर के लिए करता है पुरुष। पैप स्मीयर हम सर्वाइकल कैंसर के लिए इसे करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किस में चली जाएंगी? सेकेंडरी प्रिवेंशन में चली जाएंगी। क्लियर? लास्ट 16 नंबर का, इंटरवेंशन इन लेट पैथोजेनेसिस स्टेज। इंटरवेंशन इन लेट पैथोजेनेसिस स्टेज, ये डिजीज जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज होती है उसके हिसाब से लिया गया है। पैथोजेनेसिस यानी डिजीज को बोलते हैं, तो बीमारी के बाद में लेट वाली स्टेज, लेट पैथोजेनेसिस स्टेज, या डिसएबिलिटी लिमिटेशंस, डिसएबिलिटी को लिमिट करना। क्लियर? सबसे पहले इंपेयरमेंट होता है, इंपेयरमेंट के बाद में डिसएबिलिटी और उसके बाद में एम्पुटेशन किया जाएगा। क्लियर? तो डिसएबिलिटी लिमिटेशन हो तो डिसएबिलिटी को लिमिट किया जाए ताकि डिसेबिलिटी जो है वो कम से कम हो, इंपेयरमेंट डिसेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई अंग काम करना बंद कर दिया हो, इंपेयर हो गया उसके फंक्शन, लेकिन वो बिल्कुल असक्षम ही ना हो जाए, पैरालिसिस ना हो जाए उसका, यह रोकना डिसेबिलिटी लिमिटेशन कहलाता है। उसके अलावा रिहैबिलिटेशन, उसके लिए बचे हुए फंक्शनों से उसे ऑप्टिमम काम करवाना रिहैबिलिटेशन कहलाता है। एंड मिनिमाइजिंग द कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को घटाना, यह कौन से वाले प्रिवेंशन में आता है बेटा? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। कौन सी में? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि लेट पैथोजेनेसिस स्टेज में जो हम करते हैं वे सारी चीजें, डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करना, रिहैबिलिटेशन, मिनिमाइजिंग द कॉम्प्लिकेशन, ये सब किस में चले जाएंगे? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। उसके अलावा कुछ और है टर्सरी में, देखिएगा ये क्वेश्चन भुवनेश्वर एम्स में पूछा गया था, बहुत सारे लोगों ने इसमें बाद में एग्जाम देकर आए, बाद में कंफ्यूजन होता रहा, बहुत सारे ने करेक्शन, विंडो जब आई थी तब उन्होंने करेक्शन में भी डाला था ये क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने नहीं माना। सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, पैलेटिव सर्जरी वगैरह जो होती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट लाइक पैलेटिव सर्जरीज, ये कौन से लेवल के प्रिवेंशन में आती हैं? बालक बोलने लगे कि सर ये तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है, याद रखने का यह टर्सरी प्रिवेंशन का भाग है। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो और पैलेटिव सर्जरियां ये टर्सरी लेवल के प्रिवेंशन में चली जाती हैं। तो ये सब कुछ लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रिलेटेड था। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, रिस्क फैक्टर को कम करना इंपॉर्टेंट बात है, हेल्थ एजुकेशन देना, ग्रुप मास एजुकेशन देना, ये सब आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन करना प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आते हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ डिजीज अकरेंस को कम किया जाता है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। लाइक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, पीपीई किट पहनना, आपका कम्युनिकेबल डिजीज के दौरान आइसोलेशन करना, ये सब प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के भाग होते हैं। सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन, बीमारी तो हो गई है लेकिन हम चाहते हैं कि बीमारी की सीवियरिटी ना बढ़े, बीमारी ज्यादा सीवियर ना हो, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएंगे। क्या करोगे इसके लिए? अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अर्ली डायग्नोसिस करवाना पड़ेगा। अर्ली डायग्नोसिस में जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, पैप स्मीयर है, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है, ये सब चीजें किसमें चली जाएंगी? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। उसके बाद बीमारी हो गई लेकिन बीमारी की स्थिति हम ये चाहते हैं कि वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट ना हो, तो डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करना, रिहेबिलिटेशन करना, ये सारे चले जाते हैं टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। सर्जिकल ट्रीटमेंट भी टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का ही भाग होता है। अब हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। नए वैक्सीनेशन में से तो क्वेश्चन है तुम्हारे, फर्स्ट वैक्सीन जो है वो किसने डिस्कवर्ड की थी और वो वैक्सीन कौन सी थी? फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी, ये लाइव वैक्सीन होती है, वैक्सीनिया वायरस के द्वारा डिस्कवर्ड हुई थी। स्मॉल पॉक्स वायरस नहीं था, वायरस का नाम था वैक्सीनिया वायरस, वैक्सीनिया वायरस, और यह काउ पॉक्स में डिस्कवर्ड हुई थी, काउ पॉक्स में।
काउ पॉक्स में पहली वैक्सीन डिस्कवर हुई थी, सर एडवर्ड जेनर ने इसे डिस्कवर किया था और 1798 में। तो पहली वैक्सीन कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। किसने डिस्कवर्ड की? एडवर्ड जेनर ने। कब डिस्कवर की? 1798 में। कहां से डिस्कवर्ड की? काउ पॉक्स से। किस प्रकार की वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है। यह वैक्सीन जो होती है वो कौन से वायरस से डिस्कवर्ड हुई है? किस वायरस से बनाई गई है? तो वैक्सीनिया वायरस से बनाई गई है। इस वैक्सीन को खत्म भी कर दिया WHO ने। आपको पता होगा भारतवर्ष में आज वर्तमान की बात करें, आज की तारीख तक की अगर बात करें तो इंडिया में एक बीमारी इरेडिकेट हो चुकी है इस समय, उसका नाम ही स्मॉल पॉक्स है। यह बीमारी 8 मई 1980 को वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दी गई थी। 1980 में इरेडिकेट हुई। 1982 में WHO ने इस वैक्सीन को बंद कर दिया था, काम लेना बंद कर दिया गया था। आपकी ये जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो स्टॉप हो गई थी। तो पहली बीमारी, एक बीमारी के बारे में बताएं, स्मॉल पॉक्स जो इरेडिकेट हो चुकी है। 3 बीमारियां भारत से एलिमिनेट हुई हैं अभी रिसेंटली, एलिमिनेट, या लेप्रोसी और गुनिया वर्म, तीनों बीमारियां भारत से एलिमिनेट हो चुकी हैं। एक बीमारी इंडिया में फ्री हुई है और उस बीमारी का नाम है आपका पोलियो। पोलियो भारत से आपका 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो फ्री हो गया था। क्लियर? तो ये कुछ बीमारियों के बारे में, और आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। तो आपकी जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, यह वैक्सीन पहली वैक्सीन थी जो डिस्कवर्ड हुई थी। नंबर बात सेकंड, BCG एंड टाइफाइड ओरल इज ए बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताओ लाइव वैक्सीन कौन सी और किल्ड वैक्सीन कौन सी इनमें से? तो आपको छांटना है। तो मैं बता रहा हूं, BCG बेसिलाई कालमेटिक यूरिन, फुल फॉर्म भी आती है बेसिलाई कालमेटिक यूरिन, BCG की फुल फॉर्म, और टाइफाइड ओरल, ये दोनों बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है? बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन है दोनों, BCG और टाइफाइड ओरल। दूसरा, रोटा वायरस, चिकन पॉक्स, OPV, येलो फीवर, MMR, ये सब लाइव वैक्सीन है वायरल वाली। दोस्तों एक बात जरूर याद रखना, आप ये याद रखो चाहे नहीं रखो कि बैक्टीरियल कौन सी है और वायरल कौन सी है, लेकिन ये कभी सपने में मत भूलना कि लाइव कौन सी है या किल्ड कौन सी। ये पता होना चाहिए लाइव वैक्सीन कौन सी है और किल्ड वैक्सीन कौन सी है। अगर ये नहीं पता तो आप एक क्वेश्चन जरूर खराब करके आओगे एग्जाम में। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावनाएं होती है एग्जाम में। लाइव वैक्सीन कौन कौन सी हैं? टाइफाइड ओरल लाइव वैक्सीन है, BCG लाइव वैक्सीन होता है, रोटा वायरस लाइव वैक्सीन है, चिकन पॉक्स लाइव वैक्सीन है, OPV लाइव वैक्सीन है, येलो फीवर लाइव वैक्सीन है, MMR मीजल्स मम्स रूबेला लाइव वैक्सीन होता है। ये सब लाइव वैक्सीन है। क्लियर? निमोनिक्स बताऊंगा मैं आपको, याद करने का तरीका अभी याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट, टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग और पर्टोसिस। टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग और पर्टोसिस, ये सारी कैसी हैं? बैक्टीरियल वैक्सीन होती हैं, लेकिन कैसी हैं? किल्ड वैक्सीन। क्लियर? नेक्स्ट, रेबीज, साल्क, IPV, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, ये सारी किल्ड वैक्सीन होती हैं। एक और बात, OPV को सेबिन बोलते हैं, अल्बर्ट सेबिन के द्वारा डिस्कवर्ड हुई थी। ये आपको याद रखना है। आपकी OPV वैक्सीन का दूसरा नाम होता है सेबिन, और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV, इसका नाम होता है साल्क। याद रखें, साल्क और सेबिन। पोलियो की इस समय भारत के पास में 3 वैक्सीन है। इंडिया 3 प्रकार की वैक्सीन यूज ले रहा है। एक लाइव वैक्सीन है जो काम में ली जा रही है भारतवर्ष में, उस वैक्सीन का नाम है OPV वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की। क्लियर? ये लाइव वैक्सीन है आपकी। 2 प्रकार की किल्ड वैक्सीन है, एक बाप और एक बेटा। बाप का नाम है IPV, इसे बोलते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, या इसी का दूसरा नाम होता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। OPV बेटा पिलाई जाती है मुंह से, लेकिन IPV लगाई जाती है IM रूट से, तो इंजेक्टेबल फॉर्म होती है। ये किल्ड वैक्सीन भी होती है, लाइव नहीं है। दूसरी, इससे रिएक्शन हो गए थे, इसलिए इसी के कुछ पॉइंट इसको सब डिवाइड कर दिया गया है। आज अगर आप राजस्थान का ममता कार्ड देखोगे, जो महिलाएं वैक्सीनेशन के लिए काम में लेती हैं, डिलीवरी के समय ममता कार्ड बनता है, उस ममता कार्ड में आज आप देखोगे तो उसमें एक नया पॉइंट मिलेगा, FIPV। IPV का ही बेटा होता है FIPV, फ्रैक्शनल IPV। यह IPV, यह फ्रैक्शनल IPV लगता है IM रूट से, लेकिन ये लगता है इंट्राडर्मल रूट से। 0.5 ml लगता है, 2 डोज लगती है इसकी एक ही डोज लगती थी IPV की। तो या तो आप IPV लगा लो या फिर FIPV लगाओ। IPV लगाओगे तो 1 लगानी पड़ेगी, FIPV लगाओगे तो 2 लगानी पड़ेगी। क्लियर? टुकड़ों में लगेगा। ये आपका 0.5 ml होता है और ये 0.05 ml होता है, 0.05 ml। क्लियर? इंट्राडर्मल रूट से ही लगता है।
तो ये कुछ वैक्सीनें थी, आपको याद रखना है कि ओपीवी वैक्सीन सेबिन के नाम से जानी जाती है, आईपी वैक्सीन साल के नाम से जानी जाती है। उसके अलावा कि कौन सी लाइव वैक्सीन और कौन सी किल्ड वैक्सीन है, इसके लिए मैं आपको निमोनिक देखता हूं, याद रखने का तरीका है, भूलना मत, बुरा भी मत मानना। बेटा बहुत तेज, पहला निमोनिक है बेटा बहुत तेज। बेटा शब्द मैंने लिया है बैक्टीरियल से, इसे लिया है बैक्टीरियल से, और ये लाइव वैक्सीन बता रहा हूं मैं तुम्हें। कौन सी वैक्सीन बता रहा हूं? लाइव वैक्सीन। बेटा बहुत तेज, बेटा बीसीजी, तेज टाइफाइड। दो वैक्सीन हो गई। बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन कौन कौन सी है? बेटा बहुत तेज, बीसीजी और टाइफाइड ऑरल। क्लियर? सेकंड, आपका वही लाइव वैक्सीन है लेकिन वो वायरल है, तो उसका निमोनिक है वैसे राम चाचा, वैसे राम चाचा, और ये मोहन मुझे रुलाता है, ये मोहन मुझे रुलाता है। क्लियर? वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है। वैसे का मतलब क्या है बेटा? वायरल। पहला शब्द ये बताता है कि वह वायरल है कि बैक्टीरियल है। बेटा मतलब बी बराबर बैक्टीरियल और वायरल में वे बराबर वायरल। वैसे, वैसे यानी वी वर्ड लिया गया है वायरल से। राम चाचा, आर बराबर रोटा वायरस, आर बराबर रोटा, यही आई थी। सी, सी बराबर चिकन पॉक्स, सी बराबर चिकन पॉक्स, दूसरी वैक्सीन यही थी चिकन पॉक्स। ओ, ओ बराबर ओपीवी, और बराबर ओपीवी। वाई, ये वाई बराबर येलो फीवर, येलो फीवर। मोहन मुझे रुलाता है, MMR, मोहन मुझे रुलाता है, MMR। हो गई सारी वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन तुम्हारे सामने लिखी है मैंने, बेटा बहुत तेज, बीसीजी और टाइफाइड। वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है, रोटा वायरस, चिकन पॉक्स, ओपीवी, येलो फीवर, मोहन मुझे रुलाता है, MMR। क्लियर? ये सारी हैं आपकी लाइव वैक्सीन। दूसरी आप किल्ड वैक्सीन भी देख लीजिएगा, किल्ड वाली वैक्सीन।